हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। और 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक रिवीजन सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में अगेन हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो 5 टॉपिक हैं उनकी रिवीजन भी कर लेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्सिटी इंडेक्स। आपसे पूछा है कि इनमें से बताइए डाइवर्सिटी इंडेक्स कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी सिम्पसन इंडेक्स, है ना। सिम्पसन इंडेक्स बेसिकली करता क्या है, तो ये आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताता है ना। किसी भी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कितनी है ना, कितनी टाइप की स्पीशीज़ प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी के बारे में आपको ये बताता है। कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है हर एक स्पीशीज़ की, उसके बारे में ये आपको बताता है। आपको ये इवनली इंडिविजुअल्स कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना, स्पीशीज़ अमंग द स्पीशीज़ कितने इंडिविजुअल जो हैं वो कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको बताता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे उसको समझते हैं। सिम्पसन इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, -1 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई, ओके, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, n-1, ठीक है। ओके, अब आप मेरे से पूछेंगे कि भाई ये n-1 वगैरह ये सब क्या है ना। तो ये जो स्मॉल n से डिनोट किया गया है, दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। किसका? ऑफ स्पीशीज आई, है ना। आई क्या है? कोई भी स्पीशीज, ठीक है। जिस भी स्पीशीज के लिए आप डाइवर्सिटी इंडेक्स को यूज कर रहे हैं या देखना चाहते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्पीशीज आई, है ना। और उसके बाद ये n क्या है? n होगा आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑफ ऑल स्पीशीज, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास एक इकोसिस्टम में स्पीशीज दे रखी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां से जो आप कैलकुलेट करके आएंगे उनको आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे n की प्लेस पे, ठीक है। अब ये जो सिम्पसन इंडेक्स है, इसमें देखना क्या होता है, ये कहता है कि जो d है आपके पास, जो डाइवर्सिटी की वैल्यू आएगी वो 0 to 1 के बीच में आनी चाहिए, है ना। और फिर ये 0 to 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही होगी वो आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताएगी, ठीक है। ये कहती है कि अगर आपकी जो वैल्यू है 0 के कहीं आसपास में आ रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पर हायर डाइवर्सिटी है, ठीक है। और अगर जो वैल्यू है वो 1 के कहीं आसपास में आ रही है, ठीक है, क्लोजर टू 1 है अगर वैल्यू, दैट मीन्स कि डाइवर्सिटी जो है वो कैसी है? लोअर है ना, लोअर डाइवर्सिटी, राइट। तो इतनी बात हमें ये बताती है। उसके बाद सिम्पसन इंडेक्स निकालने के बाद नेक्स्ट जो काम है दैट इज सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, ठीक है। तो सिम्पसन इंडेक्स और सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे हम सिम्पसन इंडेक्स को d से डिनोट कर रहे थे, वहीं पे हम सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को 1 - d से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है? उल्टा कहता है सिम्पसन इंडेक्स से। ये कहता है कि अगर वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी, यानी कि 1 के आसपास कहीं पे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नंबर ऑफ कह सकते हैं कि ग्रेटर डाइवर्सिटी है। बस इतना याद रख लीजिए, है ना, कि अगर वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? हायर आ रही है, उसका मतलब क्या है कि वहां पे ग्रेटर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास कुछ स्पीशीज दे रखी हैं, है ना। इमेजिन करिए कि कोई फॉरेस्ट है और आपने वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो ऑब्जर्व की।
जैसे कि स्पीशीज़ ए आपने देखी और उसके आपको पता चला कि वहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, 15 इंडिविजुअल्स, है ना। और उसी तरह से आपको स्पीशीज़ बी दिखी जिसके कि 25 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे। इसी तरह से आपको स्पीशीज़ सी दिखी जिसके कि 10 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे। और इसी तरह से स्पीशीज़ डी दिखी जिसके कितने 50 इंडिविजुअल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, अब यहाँ से आप सिम्पसन इंडेक्स को, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को कैसे यूज़ करेंगे, है ना, कैसे पता करेंगे कि डाइवर्सिटी कितनी है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकाल लेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अभी मैंने आपको बताया था n कैसे निकालते हैं, सबका सम कर देंगे। सबका जब आप सम करोगे तो क्या आएगा 100, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं 100। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ni, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें ये निकालना है, हर एक स्पीशीज़ के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीशीज़ ए ले लूँ तो ए कितने थे 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 जिसकी वैल्यू आएगी 210। इसी तरह से स्पीशीज़ बी का अगर मैं निकाल लूँ तो ये आएगा 600। इसी तरह से स्पीशीज़ सी का अगर निकाल लूँ तो ये आएगा 90। और स्पीशीज़ डी का अगर निकालूँ तो ये आएगा लगभग 50 इंटू 49, दैट विल बी 2450, राइट। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा n-1 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपको करना है सम ऑफ ऑल दीज, ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल वैल्यू चाहिए ना इसकी, और हमने तो इंडिविजुअल निकाली है। तो इसकी टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सब का सम करने से। तो इनका जब आप सम करोगे, सम करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी लगभग 3350, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, n हमारे पास वैल्यू है, हमें पुट करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू भी आ गई और ये वाली वैल्यू भी आ गई। बस अब इसको आपको डाइवर्सिटी इंडेक्स में यानी कि सिम्पसन इंडेक्स में पुट करना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ऊपर डालेंगे 3350 अपॉन, ठीक है, नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9900। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगी अराउंड 0.338, राइट। अब इसी से, क्योंकि आपके पास d की वैल्यू है, आप सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स में निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या था 1 माइनस डी, ठीक है। तो अगर आप 1 माइनस डी करो यानी कि 1 माइनस 0.338 करो तो क्या आ जाएगा 0.662, ठीक है। तो यहां से आप दो ऑब्जर्वेशंस बना सकते हो। क्या ऑब्जर्वेशन बनेगी ये देखना। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, वहां पे कहा गया था कि अगर 0 के आसपास की वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर 0 के आसपास की वैल्यू आएगी तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आप देख रहे हो ये 0.3 यानी कि 0 से एक्सीड कर गई है ना, 0 से एक्सीड कर गई है, 1 की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैसी होगी, लो डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। और लो डाइवर्सिटी होने का मतलब क्या है, लो डाइवर्सिटी होने का मतलब है कि किसी एक स्पीशीज की डोमिनेंस वहाँ पे ज़्यादा होगी, किसी एक स्पीशीज की डोमिनेंस ज़्यादा होगी, इसीलिए लो डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आपने ये वाला इंडेक्स भी तो निकाल रखा है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये कहता है कि जितनी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 1 के आसपास की है, 1 के आसपास की है यानी कि 0 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। और 0 से अगर ज़्यादा वैल्यू है दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो डाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों को यूज़ करके कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअली में वहाँ इकोसिस्टम में क्या हो रहा होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द इकोटोन जोन, है ना, बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। दिस इज ड्यू टू दी, ठीक है। ऐसा क्यों है, ये कह रहा है
कि आपके पास फॉरेस्ट है, आपके पास ग्रासलैंड है, इसके बीच में इकोटोन जोन पड़ता है जिसको कई बार हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। बोल रहे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ बर्ड्स है वो ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है, किस लिए? एज इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट, देखो एज इफेक्ट जहाँ भी होता है वो ये बताता है कि वहाँ पे इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, एंड जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एज इफेक्ट कहाँ होता है? जहां एज इफेक्ट होगा वहां पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी और डेंसिटी जो होगी ऑर्गेनिजम्स की वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब एज इफेक्ट जो है वो कहाँ दिखाई देता है आपको? जैसे कि इकोटोन्स में आपको दिखाई देता है। तो इकोटोन्स बेसिकली क्या है? ऐसा एक जगह, ठीक है, या ऐसा एक ट्रांजिशन जोन जिसमें दोनों कैरेक्टर्स, दोनों इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े वहाँ पे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसके एक साइड पे फॉरेस्ट है, दूसरे साइड पे ग्रासलैंड है। अब ये बीच में पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी दोनों इकोसिस्टम में। ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है इसको आप इकोटोन कह रहे हैं, है ना, या ट्रांजिशन जोन कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एज इफेक्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि फूड, शेल्टर, नेस्टिंग साइट्स, ये सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करता है कि वो यहाँ पर आकर के अपना डेरा जमाएं, है ना, यहाँ पे आकर के रहें। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो ग्रो ही इस रीजन में करती हैं, इस ट्रांजिशन जोन में ही ग्रो करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो अडेप्ट होती हैं मिक्स्ड कंडीशंस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इन्होंने बर्ड्स का एग्जांपल लिया है ना, तो ये बोलता है कि जो बर्ड्स होते हैं एज इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे इंक्रीज डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे अबंडेंट ऑफ इंसेक्ट्स ढूंढ पाएंगे, है ना। ग्रासलैंड जो है उसके आसपास पड़ रहा है ना, यानी कि उसको अबंडेंट ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे रहने के लिए खाना उसको मिल गया। अब उसको रहने के लिए ट्रीज के ऊपर नेस्टिंग करने के लिए अच्छे से फॉरेस्ट मिल गए, तो इसीलिए वो इकोटोन्स के आसपास रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जब भी ओवरलैपिंग होती है सिस्टम्स की, दो सिस्टम की, तो वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज को भी सपोर्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज उगेंगे तो बहुत सारे हर्बीवोर, प्रीडेटर्स, वो सब आएंगे इस तरफ को, इसीलिए यहाँ पे एज इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि टू प्रूव कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड सेचेलिस इन जियोलॉजिकल टाइम DNA फ्रॉम विच टेक्सोन वुड बी द बेस्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आपको कनेक्शन प्रूव करना हो कि इंडिया और ये सेचेलिस है ना, पहले आपको पता है गोंडवाना जब टूटा था तो इंडिया जो था वो यहाँ पे इस तरफ कहीं पे जुड़ा हुआ था ऐसे, है ना। तो ये बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे इनके बीच में कनेक्शन बिल्डअप दिखाना है कि हाँ भाई सच में ऐसा था, तो आप किस टेक्सोन को, है ना, या DNA किस टेक्सोन का चूज करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉग्स। आप फ्रॉग्स को चूज करेंगे। ठीक है, अब फ्रॉग्स को चूज करने के पीछे या एम्फीबियंस को चूज करने के पीछे रीजन क्या रहता है? क्योंकि जैसे कि जो इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनको फ्रॉग्स में या एम्फीबियंस में देखना ईजी है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे पैदा होते हैं, है ना, जहाँ पे ये बर्थ लेते हैं, ये उससे ज़्यादा दूर माइग्रेट नहीं करते। ठीक है, और अगर कभी इंडिया यहाँ था तो यानी कि यहाँ पे जो स्पीशीज थ्राइव हुई होंगी, आई होंगी फ्रॉग्स की, एम्फीबियंस की, है ना, वो ज़्यादा दूर कहीं माइग्रेट नहीं करी होंगी। और अगर ये टूट करके यहाँ चला गया, अब जो स्पीशीज इसके ऊपर रहेगी वो भी ज़्यादा दूर थ्राइव नहीं करेंगी, है ना। और एक और रीज़न ये होता है कि जो फ्रॉग के एग्स होते हैं ना, है ना, वो क्या करते हैं, ये करेंगे तो ट्रैवल करेंगे कैसे? देखो इसके आसपास सारी साइड तो क्या है, सॉल्टी वाटर है, और सॉल्टी वाटर को ये ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते,
है ना। तो इसी वजह से इनकी जो माइग्रेशन है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे से समझेंगे क्या पूरी बात कही जा रही है। ये बोलता है कि कुछ इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि क्या पढ़ लो, सबसे पहला तो भाई इनकी लिमिटेड मोबिलिटी होती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉग्स जहाँ पे जन्म लेते हैं ना, ये उसके आसपास ही बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करते। कैसे करेंगे, क्योंकि ये उड़ नहीं सकते, है ना। तो ये जंप कर करके ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तो इनका जो स्ट्रॉन्ग ऐसा कह सकते हैं हम कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सिव नहीं होते हैं, है ना, डिस्पर्जल नहीं करते अपना। और ओशियन जो है वो इसकी तरह बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि ये इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, है ना। विच मीन्स कि जो अभी इनका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वही डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा हिस्टोरिकली, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ हमने कहा कि ये अफ्रीका वाली साइड से है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ था इंडिया पहले, अब ये यहाँ से यहाँ है। तो यानी कि यहाँ पे जो पहले फ्रॉग की स्पीशीज सर्वाइव कर रही होंगी, वही आज भी यहाँ कर रही होंगी, ठीक है। और यही हिस्टोरिकल कनेक्शन बनाता है कि यहाँ के फ्रॉग्स और यहाँ के फ्रॉग्स में क्या है, भाईचारा है ना। उनके डीएनए से हमें ये पता चल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लिमिटेड मोबिलिटी की वजह से हमें ये पता चलता है कि भाई जो हमारे अफ्रीका वाली साइड के फ्रॉग हैं और जो हमारे इंडिया वाली साइड के फ्रॉग हैं, वो तो आपस में निकले क्या, भाई भाई, है ना। चलो, दूसरी चीज जो ये कहता है दैट इज कि एक तो इनकी डिपेंडेंस किसके ऊपर, ऑन फ्रेश वाटर, ऑन फ्रेश वाटर, ठीक है। क्यों चाहिए भाई इनको, एक तो देखो सर्वाइवल के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। और अगर ये सर्वाइव और रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसी वजह से मैंने अभी बताया आपको कि ये मराइन एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना, टॉलरेट नहीं कर पाते ये सॉल्ट वाटर को ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, इसीलिए ये इंडिया से कहीं और नहीं जा सकते, है ना। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट थर्ड जो आपका पॉइंट है दैट इज एंशिएंट लिनिएजेस। अच्छा, अब एंशिएंट लिनिएजेस ये बोलते हैं कि बहुत सारी जो फ्रॉग की स्पीशीज थी, है ना, वो मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स बैक जो लिनिएजेस थी उनके साथ कहीं ना कहीं मैच कर जाती हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो ये सारा का सारा माजरा शुरू हुआ कहाँ से, जहाँ से हमारी अर्थ जो है, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका वाला, है ना, सुपर कॉन्टिनेंट था ना, गोंडवाना कहते थे उसको, है ना, और इस तरफ इंडिया कहीं जुड़ रखा था इसके साथ। अब ये बोलता है कि जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ होगा, ये गोंडवाना ब्रेक हुआ, इंडिया जो है वो नॉर्थ साइड की तरफ मूव करना शुरू हुआ, फिर ये एशिया वाले कॉन्टिनेंट के साथ टकराया, फिर यहाँ पे हम हिमालयाज वगैरह बने, है ना। तो ये बोलते हैं कि बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ फ्रॉग्स, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, तो हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ का कनेक्शन कहाँ है, यहाँ है ना। तो इसीलिए ये पैटर्न्स जो हैं वो आपको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इनके एंशिएंट कनेक्शंस रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी हमें जो है वो फ्रॉग्स हम प्रेफर करते हैं, है ना, मोस्टली एम्फीबियंस आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फोर्थ पॉइंट है आइसोलेशन एंड एवोल्यूशन। अब आइसोलेशन एंड एवोल्यूशन क्या कहता है, ये बोलता है कि एक बार जो लैंड मासेस है ना, अगर वो सेपरेट हो गए, है ना, तो अब हमने यही बात की ना कि गोंडवाना जो है वो टूटा होगा, अफ्रीका से कहाँ गए होंगे फ्रॉग्स, जो पहले यहाँ जुड़े थे वो इसी लैंड मास पे रहे होंगे, और ये लैंड मास जो है वो नॉर्थ साइड को मूव कर गया, जो आज का इंडिया कहलाया, है ना। और अब यहाँ पे जो फ्रॉग्स यहाँ पे इसके ऊपर होंगे वो यहीं पे रहेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे डार्विन फिंचेस के साथ हुआ था, वो क्या थी, अफ्रीका वाले किसी आइलैंड से उड़ करके कहाँ चली गई थी, गैलापागोस पे, फिर उनके अलग अलग बर्ड स्पीशीज बन गई जिनको डार्विन फिंचेस के नाम से जाना गया। ये कहता है कि ये वाला टुकड़ा जो था, है ना, अब क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होगा यहाँ से, तो वहाँ के जो फ्रॉग्स थे ना वो थोड़े से, ठीक है, एवोल्यूशन के साथ साथ अडेप्ट होते गए होंगे, लेकिन इनका डीएनए जो है फिर भी
इनके साथ कुछ हद तक मैच कर रहा होगा, जो थोड़ी थोड़ी आपको क्या गाइड करता है कि भाई हाँ ये जो पार्ट है वो कभी यहाँ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जेनेटिक सिमिलैरिटी से आपको या फिर जेनेटिक डिफरेंसेस से आपको ये पता चल जाता है, या डीएनए जो है वो पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है टाइमलाइंस कि क्या क्या कब कब हुआ होगा, है ना। तो एवोल्यूशन जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें कि टाइमलाइन क्या रही होगी, है ना, कैसे पेंजिया वगैरह टूटे, कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, शुरुआत कर रहे हैं कब से, पेंजिया से। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई पूरा का पूरा एक लैंड मास था कुछ इस तरह का, देखो हाँ ये अच्छा है। ठीक है, अब देखो क्या था, ये बोल रहा है कि पेंजिया कुछ ऐसा दिखता था, यानी कि अर्थ पे जितना भी लैंड मास था, पूरी की पूरी जो लैंड थी वो इस तरह से जुड़ी हुई थी, है ना। ये कब की बात है, ये बात हो रही है आज से लगभग 500 मिलियन साल पहले की। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला भाई कि फिर उसके बाद जो ये पेंजिया था ना, ये टूटा किसमें, 2 कॉन्टिनेंट्स में, लॉरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, कई बार ये पूछ लेता है कि लॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए आज के हिसाब से, है ना, और गोंडवाना में कौन कौन से आए। ठीक है, तो लॉरेशिया में 3 आपको याद रखने हैं, कौन कौन, एक तो नॉर्थ अमेरिका आया, दूसरा यूरोप आया, और तीसरा आ गया एशिया, है ना, इसीलिए इसको लॉरेशिया भी कहते हैं। और गोंडवाना में कौन कौन आया, तो इसमें आ गया भाई ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अमेरिका, देन उसके बाद अफ्रीका, देन उसके बाद इंडिया, और उसके बाद अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ, गोंडवाना में आए। फिर गोंडवाना दोबारा टूटा और फिर ये सब कुछ जो है वो अलग अलग हुआ, इंडिया जो है वो कहाँ चला गया, एशिया में चला गया, है ना। तो ये धीरे धीरे समझते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपका लॉरेशिया और गोंडवाना 2 अलग अलग हुए, है ना, अब ये देखो ये सारा का सारा जो कहानी है ना, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, जुरासिक टाइम से, है ना। जुरासिक पार्क जो है वो मूवी कब, मतलब वो थी मीजोजोइक एरा की कहानी। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब मीजोजोइक एरा चला, मीजोजोइक एरा में लेट जुरासिक पीरियड जो था, है ना, आज से लगभग कोई 180 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये, है ना। तो 180 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ये तो बन चुका था, है ना, पेंजिया वगैरह सब कुछ हो चुका था। आज से 180 साल पहले जब लेट जुरासिक पीरियड में ये सब कुछ हो चुका था, जब लॉरेशिया बन चुका था, गोंडवाना बन चुका था, सेपरेशन ऑफ गोंडवाना भी शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायजिक पीरियड की बात की है, बट बेसिकली ये लेट जुरासिक पीरियड में हुआ था, है ना। यहाँ पे ट्रायजिक पीरियड डाल रखा है इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला कि जो गोंडवाना था उसका सेपरेशन शुरू हो गया, जो वेस्टर्न हाफ था कौन सा, अफ्रीका वाला, और सदर्न अमेरिका जो था, ये दोनों आपस में सेपरेट होना शुरू हो गए, है ना। और मेडागास्कर जो था ये सेपरेट होना शुरू हो गया, इंडिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब कुछ इससे क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका क्रिटेशियस पीरियड आया, है ना। अब क्रिटेशियस पीरियड में भी कौन सा, अर्ली क्रिटेशियस पीरियड। अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, साइमल्टेनियसली रिफ्टिंग हो रही थी, है ना, कहाँ, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इंडिया और मेडागास्कर के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी ऐसे जैसे यहाँ दिखाई गई है ना, दरारें इस तरह से आना शुरू होगी, ये सब अलग अलग होना शुरू हो गए। उसके बाद मिडल क्रिटेशियस पीरियड में, है ना, जो मिडल क्रिटेशियस पीरियड था उसमें जो साउथ अटलांटिक ओशन था वो ओपन अप होना शुरू हो गया, है ना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका था ना, वो वेस्ट वाली साइड को मूव करना शुरू कर गया अफ्रीका से, तो अफ्रीका नीचे रह गया और ये वेस्ट वाली साइड को मूव करना शुरू कर गया।
और ये कहते हैं कि लेट क्रेटेशियस पीरियड में जो मेडागास्कर था और इंडिया था ये आपस में सेपरेट हुए, तभी इंडिया जो है वो कहाँ नॉर्थ वाली साइड को मूव किया टुवर्ड्स दी यूरेशिया, है ना। मतलब आज के टाइम पे जैसे एशिया है ना, यहाँ से ये छूट करके कहाँ गया होगा, यहाँ इस तरफ को गया होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन सा आया, सीनोजोइक एरा आया, ठीक है। ये सारी कहानी, पीछे वाली सारी कहानी किस में चल रही थी, मीजोजोइक एरा में। फिर नया एरा आया सीनोजोइक एरा, उसमें भी कौन सा, टर्शरी पीरियड, उसमें भी सेकंड इपोच इयोसीन की बात की है, ठीक है। उसमें कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ड्रिफ्ट कर गया अवे फ्रॉम दी एंटार्क्टिका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ था पहले और ये यहाँ एंटार्क्टिका से दूर कहीं भाग गया, है ना। और आज से लगभग प्रेजेंट डे से लगभग 85 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तो क्या हुआ, न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया ये दोनों आपस में सेपरेट होना शुरू हुए और क्या बनाया, कहाँ से, इस ये जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, इससे भी अलग छोटे छोटे कुछ द्वीप जो हैं वो सेपरेट हो गए, है ना। बस उनकी बात की है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना है आपको कि शुरुआत में लॉरेशिया और गोंडवाना थे और फिर गोंडवाना से टूट करके जो है ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हुए हैं, ठीक है। इतनी कहानी आपको याद रखनी है। यहाँ ये एराज वगैरह याद रख लीजिए कि मीजोजोइक एरा में शुरुआत हुई थी, है ना, और बेसिकली क्रेटेशियस पीरियड में ये सब कुछ हुआ है। चलो इतनी कहानी काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वाइट आइज फ्लाइज आर अकर्ड बाय रिसेसिव एलील एट वन लोकस if in a Drosophila population in Hardy-Weinberg equilibrium 9% of flies have white eyes, find the expected frequency of wild type allele। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की अगर बात की हो किसी पॉपुलेशन में तो वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल स्टेट डिफाइन करता है ना। ऐसी थ्योरेटिकल स्टेट जिसमें कि जो जेनेटिक वेरिएशन होती है ना पॉपुलेशन की वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व नहीं करेगी, कोई एवोल्यूशन विद टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हार्डी-विनबर्ग अगर किसी पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम को अटेन करना है तो कुछ चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो क्या, लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन साइज होने का मतलब क्या है, वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा, है ना। स्मॉल पॉपुलेशन हो और जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम तो छोड़ ही दो, है ना। तो इसीलिए लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो ना हो। दूसरी चीज, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर रैंडम मेटिंग होगी तो इंडिविजुअल जो है वो बाय चांस पेयर करेंगे, है ना। हम अपनी इच्छा से, अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम रैंडम मेटिंग नहीं करते ना, हम एक साथी चुनेंगे और फिर पूरी उम्र उसके साथ रहेंगे, है ना। रैंडम मेटिंग में ऐसा नहीं होता, आप पेयर जो है वो बाय चांस चूज करते हो बिना कोई उसका जीनोटाइप देखे, उसका फिनोटाइप देखे, है ना। जैसे कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे पीकॉक होगी, है ना, तो वो क्या करती है कि जो अच्छे से उसको इम्प्रेस कर पाता है मेल, वो उसके साथ मेट करेगी। तो उस तरह का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, रैंडम मेटिंग होती है, ना कोई जीनोटाइप देखा जाएगा ना कोई फिनोटाइप, कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर म्यूटेशन नहीं होगी तो एलील जो होंगे पॉपुलेशन में वो भी चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे, है ना। अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो एलील चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, ये कहता है, तो ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि कोई माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इस तरह का कुछ क्राइटेरिया जो है वो वहाँ पे फॉलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माइग्रेशन या इमिग्रेशन होगी तो कोई न्यू एलील ऐड हो जाएगा या फिर कोई एलील जो है वो उस पॉपुलेशन से लॉस्ट हो सकता है, इसलिए कोई माइग्रेशन वाला क्राइटेरिया जो है वो हमें फॉलो नहीं करना है। फिर फिफ्थ चीज ये बोलती है कि कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ना हो, इसका क्या लेना देना है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन बोलती है कि सर्वाइव वही करेंगे जो फिट हैं, है ना, जो रिप्रोडक्शन अच्छे से कर पा रहे हैं।
है ना, और यही एवोल्यूशन की तरफ को लीड करता है। लेकिन ये बोलता है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी तो सबको इक्वल चांस मिलेगा सर्वाइवल का, ठीक है, चाहे वो फिट है चाहे वो नहीं है, सबके लिए इक्वल चांस मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे एक्चुअल इकोसिस्टम में लाए नहीं करती, कभी ये नहीं हो सकता, है ना। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है चीज़ों को समझने के लिए। ओके, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको दिया क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आपके पास ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन है और कैसी है, आपको वाइट आइड के बारे में कुछ बताया हुआ है ना। और ये बोल रहा है कि वाइट आइड फ्लाइज कब बन रही हैं, जब आपके पास क्या आ रहा है, रिसेसिव एलील्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको कुछ ऐसा, ठीक है, क्यू स्क्वायर, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 9%, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये वैल्यू है क्यू स्क्वायर की, है ना, परसेंटेज हटा दिए बस, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि वाइल्ड टाइप ढूंढो। वाइल्ड टाइप क्या होगा, अगर क्यू स्क्वायर है तो दूसरा एलील जो है वो वाइल्ड टाइप होगा, पी, है ना। तो अब आपके अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन फॉर्मूला बनता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। और इसी तरह से अगर आप सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी कर लो, ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, p प्लस क्यू किसके बराबर होता है, 1 के, है ना। आपको क्यू स्क्वायर कितना दे रखा है, 0.09, है ना। और अगर इसका आपको क्या उतारना है, ये स्क्वायर दे रखा है ना, और आपको एक इंडिविजुअल की अगर निकालनी है तो उस केस में आप क्या करते हो, अंडर रूट ले लेते हो 0.09, 0.3, यानी कि ये आपकी क्यू की वैल्यू है ना, क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। आपको सिंगली अगर पूछा है तो, ठीक है, सिंगली निकालनी पड़ती है। अब इसको यहाँ पे पुट करें अगर हम, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी इक्वेशन, क्यू की वैल्यू पुट की माइनस, इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 0.7। तो ये बोलता है कि p की वैल्यू कितनी है, 0.7, और जब आप इसको परसेंटेज में करोगे तो ये लगभग 70% के अराउंड आएगा, है ना। तो एक्सपेक्टेड वाइल्ड टाइप एलील्स कितने हैं, 70%। 70% वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है क्लोजरली रिलेटेड एंडेमिक स्पीशीज आर इन हायर प्रोपोर्शन इन आइसोलेटेड आइलैंड सच एज हवाईन एंड गैलापागोस देन इन मेनलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपसे फॉल्स पूछी है, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला है कि आइलैंड, आइसोलेटेड आइलैंड ऑफन हैव न्यूमरस ऑक्यूपाइड स्पीशीज, ये सही है ना। दूसरा बोला है फ्रॉम मेनलैंड वेरी फ्यू स्पीशीज कॉलोनाइज दीज आइलैंड, ये भी सही है। तीसरा बोला है स्पीशीज दैट कॉलोनाइज दीज आइलैंड इवेंचुअली रेडिएट इनटू मल्टीपल स्पीशीज, ये भी बात बिल्कुल सही है, डार्विन फिंचेस के ऊपर अप्लाई हुई थी, है ना। और दीज आइलैंड हैव हायर एक्सटिंक्शन रेट, स्पीशीज एक्सटिंक्शन। अच्छा देखो, ये बात ट्रूली यहाँ पर सच नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने कुछ साइज वाइज कुछ नहीं बताया ना, डिस्टेंस का जिक्र किया, कुछ डिस्टेंस नहीं किया है, तो आप इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका आइलैंड बायोजियोग्राफी का। अभी आइलैंड बायोजियोग्राफी क्या बोलती है, ठीक है, कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, सारी गाथा आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है स्पीशीज रिचनेस कहाँ होगी। ये जो आपकी आइलैंड बायोजियोग्राफी है, ये बोलते हैं कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है विद एरिया, है ना, और डिक्रीज होती है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास दो आइलैंड है तो इसका एरिया ज्यादा बड़ा है, यानी कि यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, है ना। और अगर मैं ये मेनलैंड मान लूं, इससे स्मॉल वाले का डिस्टेंस
क्या है, कम है ना, और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि अब स्मॉल वाले में जो स्पीशीज रिचनेस है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बड़े वाले में, जो क्योंकि वो दूर है, ये पास है, इसीलिए यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये दूर है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो दूसरी चीज़ इन्होंने यही बोली थी कि जो लार्ज आइलैंड है उनमें ज़्यादा स्पीशीज होंगी, है ना, देन सिंपल वन, बट किस बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे। अगर डिस्टेंस के बेसिस पे बोला जाए और स्मॉल वाला जो है उसका डिस्टेंस कम है, तो उस केस में फिर स्पीशीज रिचनेस इसमें ज़्यादा होगी देन द बड़ा वाला। ठीक है, अब ये क्या समझा रहा है, ये बोलता है कि अगर मान लो कि ये मेन आइलैंड है ना, और यहाँ से जो आपका जो आपके आइलैंड हैं उनका साइज दोनों का सेम है ना, दोनों का सिमिलर साइज है, लेकिन उनकी दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में जो आपका मेन आइलैंड है उससे जिसकी दूरी कम होगी ना उसमें ज़्यादा स्पीशीज होंगी एज कम्पेयर टू जिसकी दूरी ज़्यादा है उसमें कम स्पीशीज लाई करेंगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब ये एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता है, ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी इस आइलैंड पे, है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी भैया इमिग्रेशन रेट के ऊपर, है ना, कि कितनी जो आपकी स्पीशीज हैं वो उड़ करके या जैसे भी तैर करके वो यहाँ इस आइलैंड पे इमिग्रेट होकर के आ रही हैं, है ना, और इस आइलैंड से कितनी एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं, तो यानी कि एक्सटिंक्शन रेट के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी स्पीशीज जो है वो लाई करेंगे, स्पीशीज रिचनेस कितनी होगी। इतनी सी बात ही कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने समझाया था, इन्होंने बोला कि अगर ज्यादा स्पीशीज है ना, अगर ज्यादा स्पीशीज होंगी तो ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जितनी ज्यादा स्पीशीज एक आइलैंड पे होंगी उतनी ज्यादा एक्सटिंक्शन रेट होगी। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये कह रहे हैं कि मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज द पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच स्पीशीज शुड गेट स्मॉलर। इसके पीछे इन्होंने दो रीजंस आपको दिए हैं। क्या रीजन दिया इन्होंने भाई, सबसे पहला रीजन दिया कि कंपटीशन आ जाएगा भाई वहां पे। क्यों, क्योंकि देखो ना आइलैंड उतना ही है, अब इसमें अगर स्पीशीज तुम ज्यादा भर दोगे, रिसोर्सेज वगैरह सब उतने ही हैं, तो फिर स्पीशीज जो है वो आपस में लड़ेंगी, compete करेंगी रिसोर्सेज के लिए। तो इसलिए जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतना ज्यादा एक्सटिंक्शन रेट होगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला कि भाई प्रेडेशन भी तो एक रीजन हो सकता है ना। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो कंज्यूमर वाली, जिनको प्रेडेटर खा सके, वो बढ़ जाती हैं, है ना, तो प्रेडेटर जो है प्रेडेशन ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर वाली स्पीशीज जो हैं, है ना, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा एक्सटिंक्शन रेट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने यही चीज, है ना, मैकआर्थर और विल्सन ने ये दिया था, तो इन्होंने यही चीज यहाँ से समझाने की कोशिश की है कि जैसे यहाँ पे है रेट ऑफ, ये रेड से क्या है, इमिग्रेशन इन्होंने डिफाइन किया है, तो जितनी ज्यादा इमिग्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा एक्सटिंक्शन होगी। यानी कि अगर स्टेबली कहीं पे लाए करना है ना, स्टेबली लाए करना है अगर स्पीशीज को, तो इमिग्रेशन रेट और एक्सटिंक्शन रेट ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, या फिर ऐसे कह सकते हैं बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, जहाँ पे बैलेंस में इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन रेट है, वहां पर आप देखो स्मॉल आइसोलेटेड आइलैंड आर प्रेडिक्टेड टू हैव फ्यूअर स्पीशीज, है ना, क्योंकि छोटा आइलैंड है, ठीक है, और आइसोलेटेड आइलैंड है, इसीलिए यहाँ पे कैसी होंगी, कम स्पीशीज होंगी। ठीक है, अब सिर्फ हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि स्पीशीज लाए करें, कब लाए करेंगे, जब एक्सटिंक्शन, है ना, और आपका इमिग्रेशन रेट इक्विलिब्रियम पे होगा, दोनों बैलेंस में होंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये जो डायग्राम बना के आपको दिखाया है, ये दिखाया है, एक है आपका नियर वाला आइलैंड का, एक है आपका फार वाला आइलैंड का।
एक है आपका स्मॉल वाले आइलैंड का, एक है आपका लार्ज वाले आइलैंड का, ठीक है। अब ये जो है ये है आपका स्मॉल आइलैंड ये वाला, और ये दूर भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, फ्यूअर स्पीशीज हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे ये वाला जो है ये स्मॉल भी है लेकिन ये पास में भी है। तो ये बोल रहे द पॉइंट एट विच द माइग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन अकर्स कर्व्स इंटरसेक्ट प्रेडिक्ट्स द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी, यानी कि एज कंपेयर टू दिस आइलैंड यहाँ पे स्पीशीज जो है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया है क्या, लार्ज के बारे में। ये बोल रहा है कि ये वाला आइलैंड जो है ना, दोनों नीले वाले, ये लार्ज भी हैं और एक जो है वो दूर है, यानी कि इसमें स्पीशीज कम होंगी, या ऐसा कह सकते हैं होंगी ही नहीं, ठीक है। और दूसरा कैसा है, लार्ज, और ये पास में भी है, नियर है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे देन लार्जर आइलैंड क्लोजर टू अ सोर्स ऑफ कॉलोनिस्ट, तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप दिमाग लगाएंगे, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। समझना बस ये है कि सोर्स से जो पास में होगा ना, मेनलैंड से जो पास में होगा, वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, बट आपको साइज अगर दिया होगा तो साइज भी मैटर करेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद इन्होंने एक दो रीजंस और दिए कि जो स्मॉल आइलैंड होंगे ना, उनमें एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो कि ये स्मॉल है और ये एक बड़ा आइलैंड है। अब ये बोलता है कि यहाँ पर एक्सटिंक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम होंगे और स्पीशीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपस में कम्पीट करेंगी, यही सब चीज़ें दोहराएंगी, तो यानी कि यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है स्पीशीज को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। वहीं पे जो लार्ज आपका आइलैंड होगा ना, ठीक है, उसमें जो आपका क्या है, इमिग्रेशन रेट ज़्यादा होगा, है ना, यानी कि एक्सटिंक्शन रेट कम होगा। अगर एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा है यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ को एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। वहीं पे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस वाइज आप देखोगे तो डिस्टेंस वाइज फिर यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस कम होगी, है ना। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे, एक तो साइज के बेसिस पे और एक डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, फिर एक मैक ऑथर ने एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलके क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, है ना। उन्होंने क्या किया कि एक आइलैंड पे वो गए और वहाँ पे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स वगैरह जो थी उनको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इंसेक्टिसाइड डाल दिया तो वहाँ पे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स जो थे वो खत्म हो गए। फिर उन्होंने क्या देखा कि द आइलैंड क्लोजेस्ट टू द सोर्स ऑफ कॉलोनिस्ट रिकवर्ड इट्स प्री डिफोनेशन स्पीशीज रिचनेस इन 140 डेज, कि जो क्लोजर वाला आइलैंड था ना, उसने अपनी जितनी भी पॉपुलेशन उसकी मर गई थी, है ना, उसको क्या कर लिया, 140 डेज में ही रिकवर कर लिया, है ना। कॉलोनीज जो थी वो पास वाले आइलैंड में पहुंच गई और देखो रिकवरी 140 डेज में हो गई। लेकिन जो आइलैंड फारदेस्ट था, दूर था, वहां पे अभी तक भी वो अपने आप को, जो स्पीशीज रिचनेस थी, वो 1 साल के बाद भी खुद को रिकवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो ये समझना है सिर्फ नियर और फार आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको सवाल आएगा, आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो डिस्टेंस देखना है ना, और दूसरा आपको क्या देखना है, साइज देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरह से हमें सपोर्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।